हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज का टॉपिक है प्यारे दोस्तों हमारा कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी कंडीशनल सेंटेंस को पढ़े और अच्छे से देखा, चारों टाइप को हमने देखा कि किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना। हमने बताया था कि जीरो कंडीशन सेंटेंस यानी कि जो अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है वो हमने बताया, और रियलिस्टिक कंडीशन है वो बताया, और पास्ट कंडीशन है रिपेंट इन पास्ट वो बताया मैंने दोस्तों। यानी कि जो टाइप के हैं वो मैंने बताया कि कहाँ पर कैसे यूज होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, और मैं आज से आपको विथ नोट्स बनाने वाला कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ दोस्तों। मैंने क्या कराया था आपको इसके पहले, मैंने कराया था इसके पहले वाले वीडियो कंडीशनल सेंटेंस। जो भी बच्चे ना देखे हों, बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा ब्रीफ में समझाया था, वो जा कर के ज़रूर देख लें। मैंने ये बताया था कि जो आपका रियलिस्टिक कंडीशन होती है, रियलिस्टिक कंडीशन 3 कंडीशन होती है दोस्तों, 3 कंडीशनल होती है। पहला रियलिस्टिक कंडीशन, इसमें हमने आपको बताया था कि जो क्लॉज ऑफ कंडीशन है यानी कि इफ़ वाली क्लास वो हमारी प्रेजेंट में होती है ना दोस्तों। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस या किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस में जा सकती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रियलिस्टिक कंडीशन थी पहला। और दूसरा हमने आपको बताया कि अनरियलिस्टिक कंडीशन, अनरियलिस्टिक कंडीशनल, इसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये पास्ट टेंस में या फिर वर लगा होता है। 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद जो आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है दोस्तों, उसमें आपको क्या मिलेगा, वुड प्लस B1 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वुड प्लस B1 मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई अवे, आई वुड फ्लाई नियर यू, यानी मैं आपके पास उड़ आऊँ। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़ आता। तो ज़रा बताइए, ये हमारी अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है दोस्तों। क्या हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, बताइए ज़रा। हम क्या कहते हैं, ह्यूमन से क्या बर्ड बन सकते हैं दोस्तों, ज़रा बताइए। नहीं बन सकते ना। तो ये चीज़ें हम आपको बताएं, ये आपकी अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है। बात समझ में आई दोस्तों। इसी में मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी, ये तो हमारी पूरी अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है, अनरियल कंडीशन होती है, जिसमें हम कोई अपने आप के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इसी में हमने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों कि इफ़ आई वर अ मिलेनियर, यदि मैं लखपति होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं क्या करता भाई, मैं गरीबों की मदद करता। यदि मैं लखपति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ये भी आपकी कैसी कंडीशन है, अनरियलिस्टिक कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। अंडरस्टैंड, गेट ऑन माई पॉइंट। चलिए भाई, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब इसकी कंडीशन, जैसे मैंने इसकी कंडीशन बताई आपको इफ़ की, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, तो क्या हम इसको रियल कंडीशन में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते प्यारे दोस्तों, इसको हम रियल कंडीशन में नहीं बदल सकते। लेकिन जब हमने ये कंडीशन बताई तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रियल कंडीशन में बदल सकता हूँ। कोई यदि मैं लखपति हो जाऊँ तो मैं गरीबों की मदद कर पाऊँ, है ना दोस्तों। तो क्या मैं इसको रियलिस्टिक कंडीशन में बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ आई एम अ मिलेनियर
है ना, क्या हो जाएगा भाई, आई विल हेल्प द पुअर। ज़रा सोचिए, ये हमारा कैसा कंडीशन है, रियलिस्टिक कंडीशनल सेंटेंस है। समझ में आया दोस्तों। ये तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला था, उसमें भी बताया, जो बच्चे ना देखे वहाँ जा कर के अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी शेष बातें वहाँ मैंने बता रखी। तो ये हमारी अनरियलिस्टिक कंडीशन थी। अब चलते हैं कुछ रिपेंट इन पास्ट यानी कि पास्ट कंडीशन सेंटेंस में। उसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या है पास्ट कंडीशनल। इसमें ये होता है दोस्तों कि जो हमारी क्लॉज ऑफ कंडीशन है उसके बाद यहाँ पर हैड प्लस B3 का यूज होता है, यानी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। उसके बाद जो हमारा क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर वुड है प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। यदि वुड हैव नहीं मिलता दोस्तों तो कुड हैव प्लस B3, यदि कुड हैव नहीं मिलता तो माइट हैव प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? पहली प्राथमिकता, यदि तीनों सेंटेंस में मिलते हैं दोस्तों तो पहली प्राथमिकता हम वुड हैव को देते हैं, दूसरी कुड हैव को देते हैं, तीसरी माइट हैव को देते हैं। गेट योर माई पॉइंट? बात समझ में? चलते हैं, आइए चलते हैं हम कुछ बातें जो नोट्स बनाने की होती हैं, किस तरह से हम उसको पढ़ करके रिवाइज करके उससे, ये तो आपको समझने की है कि आप इसको अच्छे समझिए कहाँ कैसे यूज होता है। चलिए भाई, अब एक एक पॉइंट अच्छे समझेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ठीक है भाई, देखिए वे वाक्य जिनके, देखिए मैं लिखता हूँ, वे वाक्य जिनके एक भाग में कंडीशन जिनके एक भाग में कंडीशन यानी कि शर्त एवं दूसरे भाग में परिणाम, वही हमने अभी आपको क्या बताया, क्लॉज ऑफ कंडीशन और क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो वे वाक्य जिनके एक भाग में कंडीशन एवं दूसरे भाग में परिणाम का भाव प्रकट होता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। एक भाग में कंडीशन होगा, दूसरे भाग में आपका परिणाम होगा। ऐसे वाक्यों के द्वारा शर्त कल्पना परिकल्पना अनुमान इत्यादि का भाव प्रकट होता है। ये सारी बातें, यानी कि वे वाक्य जिनके एक भाग में क्या शर्त और दूसरे भाग में परिणाम का भाव प्रकट होता है, और ऐसे वाक्यों के द्वारा शर्त, अनुमान, परिकल्पना, अनुमान, ये सारी चीज़ें इत्यादि का भाव प्रकट होता है। तो हम किस सेंटेंस से मानते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। चलिए भाई, नोट ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर नोट की मैं बात करूँ, सभी कंडीशनल सेंटेंस, ऐसे लिखिए, सभी
कंडीशनल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं भाई? सभी कंडीशनल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स, जो भी बच्चे हमारा वीडियो कंटिन्यू देखे होंगे वो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बहुत अच्छा समझ गए होंगे। अभी मैं फिर भी बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें कम से कम 2 क्रियाएं आपकी होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि प्रधान मुख्य वाक्य, प्रधान उपवाक्य, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य एवं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य, जिसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है भाई, मैंने कहा कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि होता है। किस में होता है भाई? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। हमने कहा ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है दोस्तों कि जिसमें कम से कम 2 क्रियाएं का होना मस्ट है। ठीक है, जैसे ही कि मरीज के आने से पहले और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मरीज जा चुका था, है ना। तो वही चीज़ें, तो उसमें देखिए एक सेंटेंस यहाँ और एक सेंटेंस यहाँ, तो 2 सेंटेंस यानी कि 2 क्रियाएं मिली हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बस समझ में आई दोस्तों? देखिए ये हमारा पहला। दूसरा लिखिए भाई। क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट क्लॉज एवं क्लॉज ऑफ रिजल्ट को प्रिंसिपल क्लॉज माना जाता है। क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट क्लॉज एवं क्लॉज ऑफ रिजल्ट को क्या माना जाता है भाई? प्रिंसिपल क्लॉज माना जाता है। जैसे मैं कह दूं, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़ आता। मैंने कहा यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़ आता। ज़रा बताइए भाई, यदि मैं चिड़िया होता, यदि देखिए शर्त लगा हुआ है। जितने भी सेंटेंस, जितने भी वाक्य में आपको शर्त मिलेंगे वो कैसा वाक्य होंगे? हमारे क्लॉज ऑफ कंडीशन होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लॉज ऑफ रिजल्ट। कंडीशन, यदि मैं चिड़िया होता तो रिजल्ट क्या निकलता? मैं आपके पास उड़ आता। तो ये आपका क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये आपका क्लॉज ऑफ रिजल्ट। बात समझ में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात लिखाई कि क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज।
क्या कहते हैं भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को अभी मैंने कहा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है भाई, तो ये आपको जानना होगा कि हमारी क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या है। क्लॉज ऑफ देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है आश्रित उपवाक, जो एक दूसरे पर आश्रित होगा। तो कोई चीज़, कोई व्यक्ति किस पर आश्रित होता है, अपने मुख्य पर आधारित होता है। तो मुख्य क्लॉज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य क्लॉज हमारा कौन होता है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। और क्लॉज ऑफ कंडीशन हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ में आई। इफ़ जितने भी आपको कंडीशनल वाले सेंटेंस दिखेंगे आपको, वो तुरंत समझ जाइएगा हमारा क्लॉज कैसा है, क्लॉज ऑफ कंडीशन। बाकी नेक्स्ट क्लॉज कौन होगा हमारा, क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। क्लॉज ऑफ रिजल्ट ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बात समझ में आई। ठीक, चले आगे। तो ये चीज़ें यहाँ तक बात है। अब क्लॉज ऑफ कंडीशन और क्लॉज ऑफ रिजल्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए भाई, कंडीशन आपकी दो प्रकार की होती है। कंडीशन आपकी दो प्रकार, वैसे तो होती है तीन प्रकार की, कई प्रकार की होती हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुख्य रूप से आप समझिए आपकी कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, कंडीशन दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला क्लॉज ऑफ कंडीशन, मतलब कंडीशन ये होता है, पहला क्या होता है, रियल कंडीशन, रियल कंडीशन। इसको क्या कहते हैं भाई, वास्तविक जिसको कहते हैं। और दूसरा मैं बताऊं अनरियल कंडीशन, जिसको हम कहते हैं अवास्तविक कंडीशन। वही मैंने आपको बताया। रियल मीन्स, देखिए रियल के अंतर्गत क्या आती है दोस्तों, आपकी यूनिवर्सल की सारी बातें आती हैं। यूनिवर्सल मीन्स जैसे आपका सार्वभौमिक सत्य हो, कोई कथन हो, कोई निष्कर्ष हो, कोई कोटेशन हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके रियलिस्टिक कंडीशन होती हैं, जो आपके रियल में आती हैं। ठीक, मैं कह दूं, यदि बर्फ़ को गर्म करो, यदि बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है ना। तो ज़रा बताइए, यदि बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है, तो आपकी ये तो उसकी, देखिए उसकी टेंडेंसी है, उस बर्फ़ की प्रवृत्ति है कि बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्वाभाविक है पिघल जाएगी। उसमें हमको कोई वो चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है। बस समझ में। यदि हम पानी को ठंडा करते जाएं, यदि हम पानी को ठंडा कर दें तो वो बर्फ़ बन जाती है। तो ये तो उसकी स्वाभाविक कंडीशन है, ये तो एक फिजिकल नेचर है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि वो चीज़ होनी ही होनी है ना। यदि मैं कह दूं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी रियल कंडीशन है। तो आइए एक एक करके समझते हैं पहले दोस्तों कि हमारा रियल कंडीशन क्या है और अनरियल कंडीशन क्या है। चलिए थोड़ा सा रिमार्क करके लिखते हैं, यहीं पर अब समझते हैं। रिमार्क, रियल कंडीशन रियल कंडीशनल हमेशा, है ना, कंडीशनल प्रेजेंट एवं फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट एवं फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं। रियल कंडीशन हमेशा प्रेजेंट एवं फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं। मैं कह दूं, यदि आप, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे
आप पास हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ज़रा ध्यान दें, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे या तो पास हो जाएंगे, ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आप ही के लिए आया है तो पास हो जाएंगे। बताइए भाई, बताइए, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारा क्लॉज ऑफ कंडीशन कौन है और क्लॉज ऑफ रिजल्ट कौन है, ये स्पष्ट करिए तो मैं आगे सारी चीज़ों को। देखिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहिए, आप आराम से सीढ़ी बाई सीढ़ी चलिए। आप अभी पता चला तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन करना शुरू करें, इसका ट्रांसलेट करना शुरू करें और उसके बाद फिर इसमें से अन्य क्वेश्चन पुटअप करना शुरू करें, तो एक चीज़ बात समझ लीजिए, मैं अभी आपको यहाँ पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहली बात ये सीखिए कि आपकी क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या है और क्लॉज ऑफ रिजल्ट क्या है। क्लॉज ऑफ कंडीशन को हम और किस नाम से जानते हैं और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो बताइए ज़रा। हमारी क्लॉज ऑफ कंडीशन क्यों कौन सी है, ये है, क्योंकि यदि लगा है तो ये हमारी कौन सी क्लॉज है, क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है भाई। क्लॉज ऑफ रिजल्ट, देखिए कंडीशन ये है कि आप कठिन परिश्रम करिए और परिणाम ये है कि आप सफल हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है भाई, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और क्लॉज ऑफ कंडीशन को ही हम किस नाम से जानते हैं भाई, ज़रा बताइए। क्लॉज ऑफ कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्लॉज ऑफ कंडीशन को ही हम किस नाम से जानते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से, प्रिंसिपल क्लॉज। गेट, बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा हो प्यारे दोस्तों, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहा करिए प्यारे दोस्तों। ठीक, आइए चलिए, बताइए भाई, इतनी बातें किसी को ना समझ में आई हो तो चलिए अब एक एक बात समझते हैं हम लोग और जानते हैं, है ना। तो अब हम रियल कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद अनरियल कंडीशन पढ़ेंगे कि हमारी रियल कंडीशन क्या होती है और अनरियल कंडीशन क्या होती है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों चलें आगे भाई, बताइए यस या नो। चले भाई, चलिए दोस्तों, डली हेडिंग, रियल कंडीशन। हेडिंग डालिए भाई, रियल कंडीशन। अब रियल कंडीशन ज़रा समझिए, मैंने कहा रियल मीन्स क्या होता है, वास्तविक, है ना। तो ऐसे समझिए, वे, लिखिए भाई, वे शर्त, कल्पना, परिकल्पना, वे शर्त, कल्पना, परिकल्पना, अनुमान, अनुमान जो क्या हो, जो रियल हो, जो वास्तविक हो, क्या हो भाई, जो रियल हो या वास्तविक हो, अनुमान जो संभव हो सके, जो संभव हो सके, क्या हो सके, जो संभव हो सके, रियल कंडीशन कहलाते हैं, रियल कंडीशन कहलाते हैं, कहलाते हैं। बस समझ में, रियल कंडीशन कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया कि
यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मैंने लिखा है ना, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे दोस्तों तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और मैंने ये भी लिखाया था कि सभी रियल कंडीशन, यहाँ लिखना था रिमार्क करके, सभी रियल कंडीशन, सभी कंडीशन प्रेजेंट एवं फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, सभी रियल कंडीशन प्रेजेंट एवं फ्यूचर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका रिमार्क है, बहुत अच्छा है, जो आप जानते रहा करिए। चलिए भाई, अनरियल कंडीशन देखते हैं। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन क्या है भाई, वे शर्त, कल्पना, परिकल्पना, अनुमान जो संभव ना हो सके, है ना भाई। लिखिए, वे शर्त, कल्पना, परिकल्पना एवं अनुमान जो क्या ना हो सके, जो संभव ना हो सके, ना जो संभव ना हो सके, अनरियल कंडीशन कहलाते हैं। अनरियल कंडीशन कहलाते हैं, बात समझ में आई? यहाँ तक बातें क्लियर हुई दोस्तों। चले आगे भाई, बताते चलिएगा, बताइए। चलिए, अनरियल कंडीशन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ समझिए। अनरियल कंडीशन दो प्रकार के होते हैं। अनरियल कंडीशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अनफुलफिल विश या डिजायर, पहला होता है अनफुलफिल विश या डिजायर। अनफुलफिल, अभी मैं समझा रहा हूँ, विश या डिजायर। देखिए, और दूसरा होता है दोस्तों रिपेंट इन पास्ट। क्या होता है? रिपेंट इन पास्ट। ठीक है भाई, अब ये क्या है? अनफुलफिल विश या डिजायर और रिपेंट इन पास्ट क्या है भाई, ज़रा बताइए। मैं दोनों को एक एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर पहले मैं लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। अनफुलफिल विश या डिजायर, जैसे कि इसको आप समझ ही रहे होंगे कि अनफुलफिल जो पूरा ना हो, विश या डिजायर जिसकी विश पूरी ना हो या डिजायर इच्छा पूरी ना हो। और रिपेंट इन पास्ट का मतलब होता है कि रिपेंट मिस होता है पश्चाताप, इन पास्ट का, यानी किसी चीज़ के पास्ट का पश्चाताप आप वर्तमान करिए या फिर और आगे करिए। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो मैं सफल हो गया होता, तो मैंने ना तो कठिन परिश्रम किया और ना ही मैं सफल हुआ, तो ये आपको क्या होगा? रिपेंट इन पास्ट। मैं कह दूं अनफुल, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो मैं आपके पास उड़ाऊं, तो क्या बताइए, ये विश कभी पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये होता है अनफुलफिल विश या डिजायर। तो आइए मैं एक एक करके समझता हूँ। हेडिंग डालिए, अनफुलफिल विश या डिजायर। हेडिंग डालिए, अनफुलफिल विश या डिजायर, नंबर 1। देखिए, इसी के आगे ये मैं हेडिंग बना दिया इसको, इसी के आगे लिखिए, वे वाक्य या फिर वे कल्पना, है ना, या वे वाक्य जिसमें कोई ऐसी इच्छा, या भावना प्रकट
प्रकट हो जो कभी कभी भी पूरी ना हो सके, ना हो सके, जो कभी भी पूरी ना हो सके, क्या कहलाता है भाई? अनफुलफिल विश या डिजायर। अनफुलफिल विश या डिजायर अनफुलफिल विश या डिजायर कहलाती है, कहलाती है। बस समझ में, अनफुलफिल विश या डिजायर कहलाती है। ठीक। अब जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताऊँ आपको, अभी कुछ भी आप इधर उधर मत भाइए, विद एकदम सीरियस से अच्छे से पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, है ना भाई। ट्रांसलेट के चक्कर में मत करिएगा दोस्तों, मैं एक एक ट्रांसलेशन अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि हमारी कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, क्या कह दूं? यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, ऐसे सब लिखते चलिएगा। चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ाऊं, तो आपके पास उड़ आऊं। बताइए भाई, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ाऊं, है ना कंडीशन? बताइए ज़रा, क्या ये जो डिजायर है, जो हमारी विश है, क्या ये पूरी हो जाएगी? बताइए, आप लोग खुद ही बताइए। नहीं पूरी होगी तो यही हमारी क्या है? अनफुलफिल विश या डिजायर। अंडरस्टैंड? चले भाई आगे चलिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको लिखाया था रिपेंट इन पास्ट। क्या लिखाया था? रिपेंट इन पास्ट। डालिए हेडिंग भाई। दूसरी कंडीशन रिपेंट इन पास्ट। दूसरी कंडीशन है रिपेंट इन पास्ट। ये होता है पास्ट का पछतावा, जिसको कहते हैं ना भाई। तो वही क्या होता है? रिपेंट मीन्स पश्चाताप करना, और कब? पास्ट में। जब, लिखिए भाई, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी। अब जरा बात समझिए, मैंने क्या लिखाया? जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी, किंतु वह कार्य अथवा घटना क्या नहीं हो सका? बताइए, पूर्ण हो जाए कि नहीं भाई? घटित ना हो सका, तभी तो पास्ट घटित ना हो सका। मैंने क्या कहा? कि किंतु वह कार्य अथवा घटना घटित नहीं हो सका का भाव प्रकट होता है। का भाव प्रकट होता है, या फिर का भाव प्रकट हो, तो ऐसे लिख लीजिए। का भाव प्रकट हो, तो वही आगे थोड़ा सा लिखाना था। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं भाई? बताइए। अनरियल कंडीशन या रिपेंट इन पास्ट, या क्या कहते हैं भाई? रिपेंट इन पास्ट माना जाता है। बस समझ में, माना जाता है।
जैसे मैं कह दूं, यदि मैं एग्जाम्पल देखिए, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता, यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो क्या हो गया होता भाई, बताइए। तो पास हो गया होता, तो पास हो गया होता। यदि मैं कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। ज़रा बताइए, क्या उसने कठिन परिश्रम किया? नहीं किया। पास हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? रिपेंट इन पास्ट हुआ, क्योंकि वह काम और वह कार्य तो घटना पूर्ण नहीं हुआ और ये जो है पास्ट में ही रह गया, यानी कि ऐसा काम पास्ट में नहीं हो पाया। तो वो अब पछतावा कर रहा है कि यदि मैं ऐसा किया होता तो मैं ऐसा हो गया होता। तो कैसा आपको बताइए, अनरियल कंडीशन का रिपेंट इन पास्ट है। बस समझ में। चले आगे भाई, रिमार्क लिखें। रिमार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, यही आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, समझ लीजिएगा। रिमार्क में लिखिए भाई, रिमार्क अनरियल कंडीशन। रिमार्क लिखिए भाई, अनरियल कंडीशन हमेशा, लिखिए भाई, अनरियल कंडीशन हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग, अनरियल कंडीशन हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब जो बच्चे हमारा इसका कंडीशन सेंटेंस का पहला वाला वीडियो देखे होंगे, उनको अब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से बातों को कहाँ पर लिंक की जा रही है ना। यहाँ पर देखिए, मैंने जब पहला कंडीशन बताया था कि अनफुलफिल विश या डिज़ायर, वहाँ पर देखिए पास्ट कंडीशनल में इफ़ आई वर होता ना, इफ़ आई वर होता है कि नहीं दोस्तों, आई वर, यानी वर भी हमारा पास्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा और बीटिव भी होगा तो हमारा पास्ट टेंस होगा। बात समझ में आएगी ना बातें। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ ऑलरेडी बता रखी हैं, ये सिर्फ आपको नोट्स वाला कॉन्सेप्ट है, एक एक बातें आप नोट करते चलिए। अनरियल कंडीशन हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। बस समझ, चले भाई आगे तो चलते हैं। तो यहाँ तक बातें आप समझ में आ गई ना। देखिए सारी कंडीशन मैंने आपको बताई कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है, बताइए कंडीशनल सेंटेंस क्या है। वहाँ उस कंडीशनल सेंटेंस उसको कहते हैं जहाँ पर आपकी शर्त, कल्पना, परिकल्पना, अनुमान इत्यादि का भाव प्रकट होता है, वो हमारी क्या होती है, कंडीशनल सेंटेंस होती हैं। बात समझ में आई दोस्तों, बताइए भाई, बात समझ में भाई। तो और मैंने दूसरी बात बताई, सभी कंडीशनल सेंटेंस में क्या क्या होता है, बताइए भाई ज़रा। सभी कंडीशनल सेंटेंस बताइए किससे मिलकर बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, जिसमें आपका एक क्लॉज ऑफ कंडीशन होता है और एक क्या होता है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। ठीक है भाई, है ना। जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरी बात मैंने बताया कि क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉज ऑफ रिजल्ट को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई। आगे मैंने बताया आपको कि कंडीशन हमारी दो प्रकार की होती हैं कि नहीं भाई, कौन कौन सी, रियलिस्टिक कंडीशन और कौन, बताइए भाई, रियल कंडीशन और अनरियल कंडीशन। बताई थी कि ना बताई थी। रियल कंडीशन में मैंने क्या बातें बताई, रियल कंडीशन में मैंने वो बातें बताई कि जो हमारी शर्त, कल्पना, परिकल्पना, अनुमान, ये जो बातें हैं वो हमारी संभव हो सके, क्या हो सकें, संभव हो सकें, वो हमारी कैसी कंडीशन होती है, रियल कंडीशन होती है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, बताइए, बातें समझ में आई, बोलिए भाई। रियल कंडीशन की मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ फिर से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यदि मैं कठिन परिश्रम करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, यदि मैं कठिन परिश्रम करूँगा तो
तो पास हो जाऊंगा। श्योर है, रियल है, यदि वो कठिन करेगा और वो कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। रियल कंडीशन हुई कि नहीं, बताइए। और मैंने एक बात रियल कंडीशन में आपको रिमार्क करके लिखाई थी कि रियल कंडीशन हमेशा किस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। बात नोट करिएगा, रिमार्क की बातें आप ध्यान रखिएगा कि मैंने भी रिमार्क में लिखाया था कि जो है रियल कंडीशन हमेशा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी बातें मैंने आपको अनरियल कंडीशन की बताई। अनरियल कंडीशन की हमने क्या बताई कि वो कल्पनाएं जो कभी भी पूरी ना हो सकें, वह कल्पनाएं जो कभी भी पूरी ना हो सकें, संभव ना हो सकें, वो क्या होती हैं, अनरियल कंडीशन होती हैं, जिसको हम दो प्रकार की बताए, अनफुलफिल विश या डिजायर और रिपेंट इन पास्ट। अनफुलफिल विश या डिजायर में हमने बताया कि वे इच्छाएं जो कभी भी संभव ना हो सके, जो कभी भी पूरी ना हो सकें। यानी कि जैसे मैं कह दिया कि मैं चिड़िया हो जाऊं, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आपके पास उड़ाऊं, तो क्या आदमी चिड़िया हो सकता है? ये अनफुलफिल विश या डिजायर है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो ये आपकी अनफुलफिल विश डिजायर होती हैं दोस्तों। और दूसरी मैंने बताई रिपेंट इन पास्ट में मैंने बताया कि आपको कोई चीज़ पास्ट में पछतावा होगा, यानी कि आप कोई घटना या कार्य कर चुके होंगे, उसी घटना या कार्य का पछतावा होगा। ये देखिए मैंने लिखा है किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना थी, यानी कि पास्ट में वो घटना वो कार्य हो सकता था लेकिन हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? वो घटना या कार्य नहीं हुआ, उसका पछतावा दिखता है, तो उसी को कंडीशन को अनरियल या रिपेंट इन पास्ट कंडीशन कहते हैं। इसको रिमार्क में मैंने लिखाया कि अनरियल कंडीशन हमेशा किस टेंस में यूज होते हैं, पास्ट टेंस में यूज होते हैं। इतनी बातें मैंने आपको समझा दी दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? बताइए, यहाँ तक बातें समझिए अब, क्योंकि अब आपका धीरे धीरे रूल स्टार्ट होता है। जो रूल स्टार्ट होगा, जो मैंने पीछे सारी बातें बताई अभी, सब उन्हीं बेस्ड आधारित होगा, इसलिए मैंने इसको एक बार से आपको रिपीट करा दिया, रिवीजन करा दिया। बातें समझ में आई? बोलिए भाई, बताइए। तो यहीं से अब आपका धीरे धीरे रूल स्टार्ट होगा दोस्तों। तो आप यहाँ से ऐसे लिखिए, कंडीशनल सेंटेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तब इसके अंतर्गत आप यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हमारा एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना शुरू करूँगा तो बहुत तेज़ आप अपने दिमाग में बातों को कलेक्ट करेंगे, बहुत जो है आप समझेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।